Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Sonali Agrawal and in this video I'll teach you types of chemical reactions. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और उनको बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो पे मूव करिए. So let's start with the combination reaction. When two or more substances combine to form the single product, the reactions are called combination reactions. That means जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर कोई नई चीज़ बनाती हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. जैसा कि आप इसके नेम से भी समझ सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स किसी चीज़ को कंबाइन करके कोई नई चीज़ का प्रोडक्शन करना. अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. Quicklime or calcium oxide when combined with water forms slaked lime. CaO plus H2O forms CaOH whole twice. Here calcium oxide and water combine to form a new product that is slaked lime. So this is a type of combination reactions. Another example, burning of coal. C plus O2 form CO2. This is a type of combination reaction because here reactants C and O2 are combining to form the CO2. So this is also an example of combination reaction. Next example, formation of water. Hydrogen plus oxygen combine to form water. This is also a type of combination reaction. Okay, now there are further categories of reactions, that is exothermic reaction and endothermic reactions. Exothermic reactions in which heat is evolved along with the formation of products are called exothermic reaction. That means ऐसे reaction जिनके प्रोसेस होने में हीट इवॉल्व होती है उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक सिंपल एग्जांपल है इसका, स्लेक लाइम. जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके हम स्लेक लाइम बनाते हैं, इसके साथ हीट भी इवॉल्व होती है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिवाली के टाइम आपने देखा होगा, अगर चूने में हम पानी डालते हैं तो स्लेक लाइम बनता है, उसके साथ ही वेपर्स निकलते हैं जो कि शो करते हैं कि उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अनदर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मीथेन. So methane plus oxygen gives us carbon dioxide, water and heat. Or any gas which is used for any purpose at our home is an example of exothermic reaction because when these gases are burned they produce heat. Next example is respiration. C6H12O6 plus 6O2 gives us 6CO2 plus 6H2O plus energy. Next is endothermic reactions. Reactions in which heat is absorbed along with the formation of products are called endothermic reactions. तो endothermic reactions ऐसी reactions होते हैं जिनमें heat absorb होती है. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जब भी हम लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसको हम टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करते हैं. वो हीट उस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो जाती है और उन रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. जैसे हम लोग कोई एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हम लोग जिंक के पार्टिकल्स डालते हैं और उसको हीट करते हैं, तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है. मोर एग्जाम्पल्स, all types of decomposition reactions are the example of endothermic reactions. Next is decomposition reaction. अब आप इसको नेम से ही समझ सकते हैं कि इसमें किसी तरीके का डिकम्पोजिशन हो रहा है. जैसे ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, वो डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. The reactions in which a single reactants break down to give simpler products is called decomposition reaction. अब अगर किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना है तो उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगेगा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स या फिर हीट के फॉर्म में हो सकता है या सनलाइट के फॉर्म में हो सकता है, एसिड के फॉर्म में हो सकता है और किसी और फॉर्म में भी हो सकता है.
तो पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। को जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर बनाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में छोड़ देते हैं तो वो सिल्वर और क्लोराइड को सेपरेट कर देता है और डिकम्पोज कर देता है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए या तो एनर्जी लगती है या तो हीट लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ताकि हम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकें। और ये एक टाइप का एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब द रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट्स displace or remove another reactant from its salt solution is called the displacement reaction. Again, आप जैसा कि नाम से समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी तरीके का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ऐसी रिएक्शन जिनमें डिस्प्लेसमेंट होगा उनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब तो एक एग्जांपल लेते हैं। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। दैट मीन्स जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डालते हैं तो कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन उसकी जगह को ले लेता है, तो यहाँ पे बन जाएगा फेरस सल्फेट एंड कॉपर। किसी भी रिएक्शन में यहाँ पर देखिए जैसे आयरन लिया हुआ है तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। सिमिलरली एक और रिएक्शन देखते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर देखिए जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे भी जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा हमारा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये हुए हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन आप नेम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट दो बार होगा। तो देखते हैं, द रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पर हमने सोडियम सल्फेट लिया है और बेरियम क्लोराइड लिया है। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर बेरियम जो है इसको सोडियम डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड में बेरियम की जगह सोडियम ने ले ली है और सोडियम की जगह बेरियम ने ले ली है, और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, एक डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ है और एक डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ है, इसलिए इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा बेरियम सल्फेट बनता है वो एक तरीके का प्रेसिपिटेट होता है जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। ये एक तरीके का फ्रॉथ होता है। जैसा कि आप देखते हैं जब भी सोप वाटर में डिज़ोल्व होता है तो एक फ्रॉथ छोड़ देता है, प्रेसिपिटेट भी कुछ उसी तरीके का होता है। तो ये हमारा हुआ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन होते हैं। तो बेसिक सी डेफिनेशन है, इफ़ अ सब्सटेंस gains oxygen during a reaction it is said to be oxidized and this type of reaction is known as oxidation reaction। ऐसे रिएक्शन जिनमें हम ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन रिलीज होगी उनको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर हमने लिया है कॉपर और लिया है ऑक्सीजन। सिंस इस रिएक्शन में ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है तो ये एग्जाम्पल होगा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का।
दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने लिया है यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इससे हमारा बनता है कॉपर और वाटर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा H2O प्लस O ऐड होके H2O बना लेता है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। एक और देख लेते हैं, ZNO। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ZNO प्लस कॉपर। यहाँ पर देखिए, ये जो ऑक्सीजन है जिंक ऑक्साइड की, वो कॉपर के साथ कार्बन के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है। डैट मीन्स यहाँ की ऑक्सीजन प्लस कार्बन मिलके CO बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये एक तरीके की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सिमिलरली इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ पर ZNO एक ऑक्सीजन को रिलीज करके Zn बना रहा है, प्लस एक ऑक्सीजन फ्री कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, तो इस रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, सिंस इस इक्वेशन में दोनों रिएक्शन हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज corrosion. When a metal is attacked by the substance around it, such as water, air, moisture, acid, etc., it is said to corrode and the reaction is called corrosion. एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप किसी आयरन के सब्सटेंस को खुले में छोड़ देंगे तो वो उसमें रस्टिंग हो जाएगी। दैट मीन्स जो आयरन का सरफेस होगा वो किसी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो दैट इज़ अ एग्जांपल ऑफ कॉरोजन। अब क्यों होता है कॉरोजन? आप देखते हैं जैसे आप आयरन को कभी बारिश में छोड़ देते हैं या उस पर किसी तरीके का एसिड गिर जाता है तो वो क्या हो जाता है, वहाँ रस्टिंग हो जाती है। तो वही हम लोग बोलते हैं कॉरोजन। ये सिर्फ आयरन के साथ नहीं होता, ये और भी मेटल्स के साथ होता है। अगर हम सिल्वर को खुले में छोड़ देंगे या सिल्वर का किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करा देंगे तो वो भी कोरोड हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम लोग कॉपर को फ्री एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो वो भी कोरोड होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें मेटल को ख़राब हो जाता है, उन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कोरोजन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब भी आयरन को हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। नेक्स्ट इज सिल्वर। सिमिलरली सिल्वर के केस में एक ब्लैक कोटिंग डेवलप हो जाती है सिल्वर के सरफेस पे। नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर के केस में एक ग्रीन कोटिंग डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। अभी तक हमने देखा था जो कोरोजन था वो मेटल के साथ हो रहा था। डेट मीन्स जब भी मेटल डेटोरिएट होता था या ख़राब होता था तो उसको हम लोग बोलते थे कोरोजन। लेकिन ये सिर्फ मेटल के साथ नहीं होता। अगर हम किसी एसिड को या फैट को भी ज़्यादा देर के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें से एक बैड स्मेल आने लगती है और जो भी फैट और ऑयल है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। अब एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है? जब भी हम किसी फैट और ऑयल को छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें से स्मेल आने लगती है और उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जैसे किसी फूड प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं। अगर आप किसी फूड को 1 से 2 दिन तक खुले में छोड़ देंगे विदाउट कीपिंग इट रेफ्रिजरेटेड तो क्या होगा, वो फूड ख़राब हो जाएगा और उसमें से स्मेल आने लगेगी। तो उसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। अब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and the color changes. This reaction is called rancidity. अब आपको अगर रेंसिडिटी को अवॉइड करना है, बिकॉज रेंसिडिटी, तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को कंप्लीट नहीं होने देते हैं। अब देखिए, फूड ख़राब क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो प्रेजेंट फैट्स और ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। तो हमें इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रिवेंट करना है। अगर हम इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोक देंगे तो हमारा फूड ख़राब नहीं होगा। तो इसी प्रोसेस को रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। इसका एक जनरल एग्जांपल देती हूँ।
अब जब भी किसी पैक्ड फूड आइटम्स को लेते हैं, कुरकुरे और एनी चिप्स, देन उसमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड होते हैं, तभी तो वो सालों साल चल सकते हैं। तो एक कॉमन एग्जांपल है एंटीऑक्सीडेंट का नाइट्रोजन। सेकेंड प्रोसेस है एयर टाइट कंटेनर्स। अगर आपको किसी फूड को रेंसिडिटी से बचाना है तो आप उसको एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बाहर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन होगी वो उस फूड तक नहीं जा पाएगी और रेंसिडिटी को प्रिवेंट करेगी। सो दिस इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको किसी भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में प्रॉब्लम है तो यू कैन ask me in the comment section. Also, please don't forget to hit like and subscribe my YouTube channel.